हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बेटा स्क्रीन के ऊपर जो आपके स्लाइड दिखाई दे रही है, आज हमारा लेक्चर 5 है और लेक्चर 5 सर्कुलर मोशन या भी हमारा चल रहा है क्लास 11th जेई और नीट के लिए। लेकिन आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हालांकि सूडो फोर्स आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा कि सूडो फोर्स हम किसको बोलेंगे, मतलब कि क्या होता है सूडो फोर्स। क्योंकि सूडो फोर्स ही कहीं ना कहीं हमारा यूज होगा सेंट्रीफ्यूगल के अंदर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया और सूडो फोर्स, ये 3 टाइप के फोर्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो नोटबुक निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अपन आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट कि दूसरे बच्चों की हेल्प हो सके। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपन आज का जो हमारा टॉपिक है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स के बारे में बेटा देखो आप पढ़ के आ चुके कि ये सचमुच में एक ऐसा फोर्स होता है जो बेसिकली रियलिटी में नहीं होता, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं। ठीक है, इसको हम, ये वर्चुअल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है बेटा? ये वर्चुअल फोर्स। रियलिटी के अंदर ये कुछ होता ही नहीं है, रियलिटी में दिस इज नॉट। बट न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ को वैलिडेट यानी कि मैं इधर लिख देता हूं, न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए हम सूडो फोर्स मान के चलते हैं। ये बेसिकली बेटा कब लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। कब लगता है? मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम आपको पता है, क्योंकि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो बेटा सूडो फोर्स, हालांकि चलो मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर भी थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर देता हूं, कोई बात नहीं, आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा इसमें। इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, 2 टाइप के फ्रेम होते हैं बेटा हमारे पास, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम हम उसको बोलते हैं जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये किस में होता है? क्या तो रेस्ट में होता है, या फिर जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या तो हमारा रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में। दोनों ही केस के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा? बॉडी ऑब्जेक्ट का 0 होगा। ठीक है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम इज ए टाइप ऑफ फ्रेम इन विच ऑब्जेक्ट आइदर इज इन रेस्ट और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम बेटा क्या होता है? जिसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कर रहा होता है? एक्सेलरेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है बेटा? एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो ये जो सूडो फोर्स होता है ना, ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम की कैटेगरी में आता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात जब जब होगी तब तब हमारा क्या यूज होगा? ये सूडो फोर्स यूज होगा। तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? अभी देखो, क्योंकि आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ के आ चुके हो ना इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में, तो मैं ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जा रहा। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको 11th क्लास के अंदर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पता है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जब हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या कुछ होगा। अगर फिर भी अगर आपको डाउट रहता है कि नहीं सर हमें समझना है प्रॉपर्ली, दोबारा से समझना है सूडो फोर्स के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेशली एंड स्पेशली सूडो फोर्स के ऊपर ही लेके आऊँगा, क्योंकि आज हमारे पास में 3 टॉपिक है, सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सूडो फोर्स की कहानी पता है कि हम अगर केस लेंगे और हमारे पास में जो बॉडी है वो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और दोनों ही कंडीशन में जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा तो वैल्यू हमारी किस किस प्रकार से आएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझना है, आपको डेप्थ में समझना है सूडो फोर्स के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगली जो भी वीडियो होगी वो प्योरली एंड प्योरली सूडो फोर्स के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, तो बेटा देखो सूडो फोर्स के अंदर हमारा क्या होता था, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सूडो फोर्स को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि सूडो फोर्स। ठीक है, अब सूडो फोर्स जब भी लगता था ना तो हम इसे मान के चलते थे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ बॉडी, ऐसे समझो। ये जो सूडो फोर्स है ये हम मान के चलते थे मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बेटा मास ऑफ बॉडी क्या होती थी? मास ऑफ बॉडी यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस चीज को हम देख रहे हैं, ठीक है, वो होती थी मास ऑफ बॉडी। और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो मैं हूं, मैं अगर मान लो एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हूं, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हूं, तो मैं चल रहा हूं, तो मैं जब चल रहा हूं तो सामने वाली कोई भी चीज है वो मेरे को उतने ही एक्सेलरेशन से मूव करती हुई दिखाई देगी जितना एक्सेलरेशन मेरा है।
क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हो गया, है ना, मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो मैं अपने आप को किस में मान के चलूंगा, रेस्ट में मान के चलूंगा। इसका मतलब मेरा जो एक्सेलरेशन था वो सामने वाले का एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सामने वाली चीज को ऑब्जर्व, ठीक है। सामने वाली चीज को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मास किसका लूंगा, मैं कंसीडर करूंगा जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। जिस भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा होगा, दोबारा से सुनो, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चाहते हैं सूडो फोर्स निकालना, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चाहते हैं सूडो फोर्स निकालना, तो मास मैं उसी ऑब्जेक्ट का लूंगा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर सूडो फोर्स निकालना है। क्लियर बात। तो मान लो मेरा एक्सेलरेशन ए है, मैं किसी ट्री को देख रहा हूं सामने, ट्री तो रेस्ट में है, तो जब मैं एक्सेलरेशन में आऊंगा, जब मैं चल रहा होगा, जब मेरे अंदर एक्सेलरेशन होगा, तो ट्री भी मेरे को उतने ही एक्सेलरेशन से मेरी साइड आता हुआ दिखाई देगा। सचमुच में ट्री के ऊपर फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन मेरे को ऐसा दिखाई देगा कि वो एक्सेलरेटेड हो गया, इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया। क्या सचमुच में उसके अंदर एक्सेलरेशन है, ट्री के अंदर नहीं है। एक्सेलरेशन किसके अंदर है, एक्सेलरेशन तो मेरे अंदर है। लेकिन मैं जब चल रहा हूं तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से ट्री मेरे को अपनी साइड आता हुआ दिखाई देगा, कितने एक्सेलरेशन से, मेरे वाले एक्सेलरेशन से, जितना एक्सेलरेशन मेरा है, ठीक है। क्लियर बात। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, वो उसका एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो उसके ऊपर मेरे को सूडो फोर्स निकालना है। तो सूडो फोर्स ऑन ट्री विल बी इक्वल टू द मास ऑफ ट्री एंड एक्सेलरेशन ऑफ मेरा वाला एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं ट्री की बात करता हूं, फॉर ट्री, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया, ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी, मान लेते हैं ये कोई भी बालक है, बालक का एक्सेलरेशन ए है, और ये मान लेते हैं ट्री है। तो ट्री तो बेटा किस में है, रेस्ट में, और ट्री का मास कितना है, m। तो बेटा ट्री के ऊपर जब मैं सूडो फोर्स निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ ट्री, एक्सेलरेशन ऑफ बालक। क्लियर बात। तो ये हमारा होता है सूडो फोर्स। क्या सचमुच में ट्री के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, बताओ। ट्री तो रेस्ट में है ना, ट्री के अंदर एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो क्या सचमुच में ऐसा फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। लग भी रहा है, नेट फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, ठीक है, नेट फोर्स 0 है उसके ऊपर। लेकिन जब बालक दौड़ता हुआ ट्री की तरफ जा रहा है तो उसको तो ऐसा लग रहा है कि ट्री एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन कब आएगा बेटा, जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगेगा। समझ में रहे हो, थोड़ी सी बात समझ रहे हो। जब बालक एक्सेलरेशन में है तो उसको ट्री चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से, जितना एक्सेलरेशन इसका है उतने ही एक्सेलरेशन से ट्री इसको दिखाई दे रहा है। कब, जब बालक अपने आप को किससे मान के चलता है, रेस्ट में, ठीक है। सचमुच में तो नहीं लग रहा ना, जब सचमुच में नहीं लग रहा तो ये कौन सा फोर्स हो गया, सचमुच में नहीं लगने वाला फोर्स, यानी कि झूठ मूठ वाला फोर्स। और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। क्लियर बात। यानी कि सूडो फोर्स बेटा कब लगता है, सूडो फोर्स बॉडी के ऊपर तब लगता है जब बॉडी किसमें होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर होती है, ठीक है। सूडो फोर्स कब लगाया जाता है या कब उसकी वैल्यू आती है, जब ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम के अंदर होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। ऑब्जर्वर ये नहीं कि जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल लिया था, जैसे कि ये बालक का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो बालक कौन से फ्रेम के अंदर है, बालक हमारा एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है। एक्सेलरेटेड फ्रेम यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जब जब बात नॉन इनर्शियल फ्रेम की होगी, या जब जब ऑब्जर्वर हमारा एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर होगा, तब तक हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, तब तब हमारा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। आ गया समझ में। तो सूडो फोर्स की कहानी इतनी थी, ठीक है। हालांकि लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी अगर मेरे को लगा कि नीड है, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि हाँ बच्चों को समझना है सूडो फोर्स, तो मैं नेक्स्ट वीडियो केवल और केवल सूडो फोर्स के ऊपर लेके आऊंगा। फिर मैं उस वीडियो के अंदर डिस्कस भी करूंगा कि जब हमारा बॉडी रेस्ट में होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, या जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर होता है, तो किस किस तरीके से सूडो फोर्स हमारा अलग अलग आता है, यानी कि जो नेट फोर्स आता है वो किस किस तरीके से अलग आता है। ये डिपेंड करता है कि आपको समझना है या नहीं समझना। मेरे को तो बेटा समझाना है। अगर आप प्रॉपर वीडियो देखोगे, अगर आपको इच्छा रहेगी कि सूडो फोर्स समझना है, तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्लियर बात। तो सूडो फोर्स अभी के लिए ये है। अब बेटा देखो हमारे पास में आता है सूडो फोर्स की कहानी खत्म। अब हमारे पास में आएगा कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। अब देखो बेटा ये जो फोर्स होता है ना, ये कब लगता है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है। जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तो टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा।
कौन सा फोर्स होगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। क्लियर बात? व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में है या सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। एग्जांपल के लिए समझो, देखो आपको पता है कि जब कोई भी हमारी बॉडी सर्कल में घूमती है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन का क्या नाम देते हैं? रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है कि एसी। अब मान लेते हैं ये एक रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी से इस धागे से एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है जिसका मास कितना है बेटा? m है। ठीक है, यानी कि आपने एक तागा ले लिया और एक पत्थर ले लिया, एक स्टोन ले लिया, उसको आप गोल 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 घुमा रहे हो। तो एक बात बताओ मेरे को, वो जो धागा है जब वो नहीं घूम रहा था तो धागा कैसा था बेटा? ढीला था? यस और नो? भाई आपने धागे के ऊपर एक पत्थर बांध दिया, आप घुमा नहीं रहे उसको, आपने जमीन के ऊपर रखा हुआ है, किसी भी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो धागा हमारा कैसा होगा? ढीला ढाला होगा एकदम, है ना। लेकिन सेकंड केस में आपने क्या किया? उस धागे को पकड़ा और उसको घुमाने लग गए। तो जैसे ही आप घुमाओगे क्या देखोगे आप? यू विल ऑब्जर्व दैट जो धागा है, जो थ्रेड है, वो क्या हो गया? टाइट हो गया। तो टाइट होने की वजह से धागे के अंदर बेटा क्या आ गई? टेंशन आ गई। मैं अलग से शो कर देता हूं उसको। धागे के अंदर बेटा क्या आ गई होगी? टेंशन आ गई होगी। पक्का? अब एक बात बताओ, ये धागा ही होगा, यानी कि ये धागे की टेंशन ही होगी जिसकी वजह से जो मेरा पत्थर है वो किस में घूम रहा होगा? सर्कल में घूम रहा होगा। चीजों को ढंग से समझो, जो शब्द मैं बोल रहा हूं, जो चीज मैं बोल रहा हूं, जो लाइन बोल रहा हूं, उसको थोड़ा ठीक से समझो। भाई जब हमारा धागा ऐसे, मान लेते हैं ऐसे था हमारा धागा शुरू में, ठीक है, तो धागे के अंदर अभी कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी टाइटनेस नहीं है। जब कोई भी टाइटनेस है तो आराम से पड़ा हुआ है, जो स्टोन है, जो हमारा पत्थर है, वो आराम से रेस्ट में है, रुका हुआ है, ठीक है, किसी भी टेबल के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर। लेकिन अब मैंने क्या किया? इस धागे को मैंने जोर 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 से घुमाने लग गया सर्कुलर मोशन के अंदर। तो जैसे मैं घुमाऊंगा अब ये धागा इस टाइप से हो जाएगा, टाइट हो जाएगा एकदम। और आपको पता है लॉज ऑफ मोशन में पढ़ के आ चुके हो, तो जब टाइट हो जाएगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी। और ये धागा जिसके अंदर मास m का स्टोन बंधा हुआ है, तो धागे के अंदर टेंशन आ गई। तो रियलिटी में ये टेंशन कब आई? जब बॉडी गोल गोल घूमी। तो हम बोल सकते हैं कि इस टेंशन की वजह से इस मास के ऊपर क्या लगा बेटा? एक फोर्स लगा। क्या लगा? एक फोर्स लगा। और बेटा इस फोर्स ने बॉडी को किस में रखा? सर्कुलर मोशन में रखा। बताओ यस और नो? भाई ये टेंशन लगी, टेंशन यानी कि टाइट हो गया धागा, और टाइट कब हुआ? जब बॉडी गोल गोल घूमी। यानी कि टेंशन की वजह से बॉडी गोल गोल घूमने लगी, और बॉडी गोल गोल घूमने लगी यानी कि कोई ना कोई तो फोर्स लगा होगा भाई, तभी तो बॉडी रेस्ट से मोशन में आ गई होगी। और एक चीज बताओ, जब ये बॉडी गोल गोल घूमी होगी तो सेंटर की तरफ बेटा हमारा कौन सा एक्सेलरेशन आ गया होगा? सेंटर की तरफ हमारा कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। पढ़ चुके हम, कौन से लेक्चर में पढ़ा था? ये लेक्चर 3 में पढ़ा था। तो एक बात बताओ, दिस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो टेंशन है बेटा, ये टेंशन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि यहां पे अपने आप तो घूम नहीं रही ना बॉडी, बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, और वो कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन लग रहा है। यानी कि टेंशन ही प्रोवाइड कर रही है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि इस केस में टेंशन जो है वो क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट किधर की साइड लग रहा है? सेंटर की तरफ, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास? m, और AC का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? v²/r, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा की टर्म में m ω²r। तो हुआ क्लियर? देखो कितना आसानी से हमने समझ लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स। जब कोई बॉडी सर्कुलर में घूमती है, सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो सेंटर की तरफ जो बेटा फोर्स लगता है, उस सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को किसने लगाया इस कंडीशन में? इस कंडीशन के अंदर हमारा किसने लगाया? टेंशन ने लगाया। क्लियर बात? अगर बात करते हैं सन के चारों तरफ हमारी अर्थ घूमती है, तो उस वाले केस में सेंट्रीपिटल का कारण कौन बना होगा? ग्रेविटेशनल बना होगा। क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हर एक प्लैनेट्स को सर्कल में कौन बांध के रख रहा है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी प्लैनेट को सर्कल में घुमा रहा है। क्लियर बात? तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर, प्लैनेट्स और सन वाले केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आ गया होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ गया होगा। क्लियर बात?
ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा किधर की साइड लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है हमारा टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम है, यानी कि इस वाली कंडीशन के मैं बात लिखूं तो यहाँ पे एक मीडियम है। ये मीडियम क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स किधर की साइड? सेंटर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे मीडियम क्या है बेटा? इस वाले कंडीशन में मीडियम हमारा क्या है? इस वाले कंडीशन के अंदर हमारा क्या है? मीडियम टेंशन है, यानी कि जो टेंशन वाला फोर्स है ना, टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, तो टेंशन है वो एक जरिया बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। समझ में आ गई बात? यानी कि टेंशन है वो एक जरिया बन गया, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से हो गया? ये टेंशन की वजह से, यानी कि टेंशन नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जीक्यूट कर दिया। टेंशन की वजह से बॉडी गोल गोल घूमी और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है ही, तो टेंशन विल बी द इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगे। और फॉर्मूला क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का? mv² बाय r, और ओमेगा टर्म में लिखेंगे तो m ओमेगा² बाय r हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास में आता है इसी का अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल। भाई आपने नाम तो सुने होंगे, चलो आपको आइडिया है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन नाम आपने जरूर सुन रखे होंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल और जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, फ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये बेटा जो फोर्स होता है ना, ये बेटा हमारा होता है सूडो फोर्स, ठीक है। सूडो फोर्स का ही एक रूप है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। यानी कि इस वाले केस के अंदर अब जब सूडो फोर्स की बात होगी तो किसकी बात होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात होगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं, पहले तो ये समझ लो ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल जो होगा, मैं इधर ले लेता हूं, सेंट्रीफ्यूगल जो होगा डायरेक्शन अपोजिट होगा ही ना, सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेंट्रीपिटल, ठीक है। अगर अपन डायरेक्शन के साथ में बात कर रहे हैं तो अपने को एरो लगानी पड़ेगी, तो सेंट्रीफ्यूगल का विद डायरेक्शन के साथ में अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा? माइनस mv² बाय r या फिर माइनस m ओमेगा² r। ये तो है डायरेक्शन के साथ में, अदरवाइज वैल्यू सेम ही होती है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करूं तो सेंट्रीफ्यूगल CF यानी कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी? mv² बाय r या फिर m ओमेगा² r। क्लियर बात? अब बात आती है कि सर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जैसे कि सूडो फोर्स आ गया, तो सूडो फोर्स आ गया यानी कि कहीं ना कहीं सचमुच में तो नहीं लगेगा? हाँ नहीं लगता, सचमुच में नहीं लगता, ठीक है। ये एक सूडो फोर्स है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात होगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम बोले तो एक्सेलरेटेड फ्रेम, जैसे कि समझो अभी जो हमने केस पढ़ा था ना थ्रेड वाला, इस थ्रेड वाले कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसे समझ लो कि ये हमारा कोई भी एक रस्सी है, ठीक है, और ये कोई भी एक ब्लॉक है, ये खाली ब्लॉक है जिसका मास क्या है? m, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो मास हो गई। जब हम इस ऑब्जेक्ट को, इस केस फर्स्ट को, इस केस को जब हम बाहर से नोट कर रहे हैं, बाहर से नोट करने का मतलब क्या हो गया? हम ग्राउंड से नोट कर रहे हैं, यानी कि अभी हम किस में है? रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो हमारा कौन सा फ्रेम हो गया? हमारा फ्रेम हो गया इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, हम रेस्ट में। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है इस वाले केस में? इस वाले केस में तो सर हमें दिखाई दे रहा है टेंशन ही है जो क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ये हमारा केस है सेंट्रीपिटल का, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल हमारा कब लगेगा? जब ऑब्जर्वर किस में होगा बेटा? हमारा इनर्शियल फ्रेम के अंदर होगा। किसमें? इनर्शियल फ्रेम। ऑब्जर्वर बोले तो जो इसको नोट कर रहा है, जो इसको देख रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूं तो मैं मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं, मैं रेस्ट में हूं, ठीक है। मेरे सामने कोई चीज घूम रही है गोल 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 गोल, लेकिन मैं उसके अलग हूं, उसकी रेफरेंस में नहीं हूं, उसके उसमें नहीं हूं, क्या कहते हैं, उसके फ्रेम में नहीं हूं, मैं फ्रेम से अलग हूं, ठीक है। अब बात आती है सेम फ्रेम की, तो केस नंबर सेकंड में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। केस सेकंड ये रहा, क्योंकि ये ब्लॉक था, खाली डब्बा था, तो मैंने मान लिया अब इसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है? m। क्लियर बात? तो अब बेटा क्या होगा? जब ये गोल गोल घूमेगा ना, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये एक फोर्स फील करेगा। ये क्या करेगा? फोर्स फील करेगा। किधर की साइड? आउटसाइड, बाहर की तरफ। बात आ रही है? सचमुच में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा सचमुच में। सचमुच में तो किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? इस डब्बे के ऊपर लग रहा है, ठीक है। डायरेक्ट किससे अटैच है? ये इस डब्बे से अटैच है। सचमुच में तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा ना, बॉडी तो रेस्ट के अंदर आराम से बैठी हुई है, लेकिन गोल 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 घूम रही है। लेकिन
ये फील करेगा एक फोर्स किधर की साइड, बाहर की तरफ। एग्जाम्पल के लिए समझो, देखो एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जब कोई भी कार के अंदर जब आप बैठते हो या किसी भी बस में बैठते हो, और जो वो बस होती है, वो जो कार होती है, जब वो शार्प टर्न लेती है, तो आपके साथ भी तो यही होता है। आप किधर की साइड फोर्स फील करते हो, बाहर की तरफ। अगर इधर की साइड मुड़ गई तो आप इधर की साइड फोर्स फील करते हो। सचमुच में लगता है आपके ऊपर? नहीं लगता ना। सचमुच में तो किसके ऊपर लगता है? सचमुच में जो फोर्स है वो किसके ऊपर लग रहा है? टायर्स के अंदर लग रहा है, टायर्स और ग्राउंड के बीच में लग रहा है। आपके ऊपर तो नहीं लग रहा, लेकिन फील तो करते हो। इसका मतलब वो फोर्स नहीं होते हुए भी आपको क्या हो रहा है? फील हो रहा है। और उसी फोर्स का क्या होता है जो सचमुच में नहीं है, वो फोर्स क्या हो गया? झूठ वाला फोर्स, यानी कि सूडो फोर्स। इसका मतलब आप बॉडी इधर की साइड मुड़ गई, यानी कि इधर की साइड उसका सेंटर है, और आपके ऊपर किधर की साइड फोर्स लगा? बाहर की तरफ, यानी कि वो ही है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर बात? तो इस वाले केस के अंदर बॉडी फील करेगी कि फोर्स किधर की साइड? बाहर की तरफ। तो इस वाले केस के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ बॉडी। भाई जैसे कि आप लोग बस में बैठे हो तो आप फील कर रहे हो ना उस फोर्स को, तो मास ऑफ बॉडी आपका मास, और एसेलरेशन, किस एसेलरेशन? इधर की साइड सेंटर की तरफ कौन सा एसेलरेशन होता है? ऐसी। तो बाहर की तरफ भी तो उतना ही एसेलरेशन की वजह से फोर्स फील कर रहा होगा। क्लियर बात? समझ में आ रही है ना? तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? एसेलरेशन, सेंट्रीपिटल वाला एसेलरेशन। ठीक है, यानी कि ये बन गया अब हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर आ गया? मास ऑफ बॉडी, और सेंट्रीपिटल की वजह से पैदा हुआ है वो। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल वाला एसेलरेशन यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर इसको बोलो एम ओमेगा स्क्वायर। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों की वैल्यू तो सेम आती है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। एक लगता है सेंटर की तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर, और दूसरा लगता है सेंटर से दूसरी तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर। वैल्यू दोनों की सेम आती है। एक हमारा लगता है इनर्शियल फ्रेम के अंदर, एक लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं? जब वो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या तो रेस्ट में हो, या फिर उसका यूनिफॉर्म मोशन हो। यूनिफॉर्म मोशन बोले तो कांस्टेंट वेलोसिटी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे? जब बॉडी का एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, जो ऑब्जर्वर है वो एक्सेलरेशन, ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऐसे फ्रेम के अंदर है जो एक्सेलरेशन कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल हमारा कब लगता है? जब ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में होता है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। क्लियर बात? और सेंट्रीफ्यूगल कब लगता है बेटा? जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर होता है। ठीक है, तो दोनों ही आप लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए सेंट्रीपिटल आसान पड़ता है या सेंट्रीफ्यूगल आसान पड़ता है। आपको बस ये देखना है कि जब आप सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे हो, सेंट्रीपिटल लगा रहे हो, तो एक लगेगा इनर्शियल फ्रेम, एक के अंदर आपको बाहर रहना पड़ेगा, बाहर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस केस को, और दूसरे के अंदर यानी कि सेंट्रीफ्यूगल वाले केस के अंदर आपको उस केस के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने आप को एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही केस से वैल्यू हमारी सेम आएगी, बस डायरेक्शन का फर्क होगा, एक के अंदर इनसाइड और एक के अंदर आउटसाइड। मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, डायरेक्शन पूछे तो आप बता सकते हो कि भाई अंदर की साइड या बाहर की साइड। एक चीज और नोट करना, ठीक है, मैं अगली स्लाइड के अंदर इधर बता देता हूं। जो मेन आपको समझने वाली बात है ना, वो ये है कि सेंट्रीपिटल कुछ जगह पे ऐसा बता दिया जाता है कि दोनों फोर्स एक साथ लगते हैं। दोनों फोर्स एक साथ नहीं लगेंगे, एक टाइप के ऊपर एक ही फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन ए बॉडी एट सेम टाइम। एक टाइम के ऊपर दोनों के दोनों फोर्स नहीं लगेंगे, एक टाइम पर एक ही फोर्स लगेगा। क्या तो लगेगा? सेंट्रीपिटल, या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर बात? यार देखो, सेंट्रीफ्यूगल किसकी वजह से पैदा हुआ है? मेन कारण कौन है सेंट्रीफ्यूगल को पैदा करने के लिए? सेंट्रीपिटल ही तो है। अगर सेंट्रीपिटल नहीं हो तो सेंट्रीफ्यूगल भी नहीं होगा, और दोनों एक साथ हो नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? भाई सेंट्रीफ्यूगल मेन जो पैदा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? सेंट्रीपिटल की वजह से पैदा हुआ है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल भी बेसिकली सचमुच में ऐसा फोर्स होता ही नहीं है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल अपन पढ़ते हैं इसको, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल नहीं होते सचमुच में ऐसा कोई फोर्स। सेंट्रीपिटल एक ऐसा फोर्स होता है, नेट फोर्स जब सेंटर की तरफ आता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि टेंशन है, टेंशन ने बॉडी को किधर घुमाया? सर्कल में घुमाया। सर्कल में घुमाया, तो जब सर्कल में घुमा तो सर्कल की तरफ एक्सेलरेशन हुआ। अब सर्कल की तरफ जब एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया तो फोर्स जनरेट हो गया। इसका मतलब
उस एक्सेलरेशन को जनरेट करने वाला कोई ना कोई फोर्स होगा, और वो एक्सेलरेशन किधर की साइड जनरेट हुआ है, सेंटर की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ जनरेट करने वाला कोई ना कोई एक फोर्स लगा होगा। उस फोर्स को हमने नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि टेंशन की केस के अंदर टेंशन ने क्या किया, बॉडी को सर्कल में घुमाया, तो जब बॉडी को सर्कल में घुमाया तो टेंशन इज जिम्मेदार, टेंशन जिम्मेदार है बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, यानी कि टेंशन एक सेंट्रीपिटल का रूप हो गया। क्लियर? तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक साथ नहीं लगेंगे, दोनों अलग अलग टाइम के ऊपर एक टाइम पे एक ही फोर्स लगाना पड़ेगा, एक टाइम पे एक ही फोर्स अपने को पढ़ना पड़ेगा, दोनों एक टाइप के ऊपर नहीं लग सकते। क्लियर बात? तो बेटा आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर और सूडो फोर्स के ऊपर। आई होप आपको चीजें समझ में भी आ गई होगी, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रीपिटल का भी समझ में आ गया होगा और सेंट्रीफ्यूगल का भी समझ में आ गया होगा। देखो सूडो फोर्स के अंदर मैंने ऐसा जूम करके चला इस वीडियो के अंदर कि आपको आता है, लॉज ऑफ मोशन के अंदर आप पढ़ के आ चुके हो, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है सूडो फोर्स को दोबारा समझना है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो सूडो फोर्स के ऊपर लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही था। थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों को प्रॉब्लम है सूडो फोर्स को समझने में, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने में। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, आपको समझ में भी आएगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, सो दैट कि मेरे को पता लगता है कि किस टाइम पे आपकी क्या प्रॉब्लम है। राइट, तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए आपके अपना चैनल फिजिक्स बाय कोणार्क सिंघल पे। थैंक यू वेरी मच।